जो कल टॉपिक लिया था हम उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, कल हमारा क्या चल रहा था, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक पे हम रुके हुए थे। क्या होती है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, संजना? सर जिसमें दो सेल्स, एक सेल का न्यूक्लियस और दूसरे का साइटोप्लाज्म मिक्स करा जाता है और उससे नई सोमेटिक मतलब सेल ही, सोमेटिक सेल का मतलब हो गया बॉडी सेल एक्चुअली, ठीक है ना। और बॉडी सेल क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें जो जब आपको कॉपी फोटोकॉपी या जीनोटाइप सेम चाहिए तो सोमेटिक सेल में क्या डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है तो जीन सेम होती है, इसलिए हम जिसका भी क्लोन बनाना है उसकी हम सोमेटिक सेल लेते हैं। फिर दूसरी साइड में क्या होती है, दूसरी सेल कौन सी होती है पूनम? दूसरी सेल कौन सी होती है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को? सर सोमेटिक सेल जैसे आपने डॉली, तो डॉली एक एग्जांपल है। देखिए फिक्स है, डॉली तो एक एग्जांपल है, मोस्ट पॉपुलर क्लोनिंग का एग्जांपल है डॉली, लेकिन टेक्निक तो सबके लिए लागू है। तो सोमेटिक सेल है, इसमें एक पार्ट पे तो होती है हमारी बॉडी सेल और दूसरे पार्ट पे हमारी क्या होती है, दूसरे पार्ट पे हमारी होती है एग सेल। सोमेटिक सेल कोई भी हो सकती है, चाहे वो अडर सेल हो सकती है, मेमोरी अडर या मेमोरी ग्लैंड जैसे डॉली के केस में हुआ था, बॉडी के किसी और पार्ट की सेल भी हो सकती है, लेकिन जिसके में ट्रांसफर इसका न्यूक्लियस किया जाएगा वो सदैव क्या होगा, वो एग सेल होगी और दूसरे पार्ट में फिक्स है एग सेल होगी। लेकिन सोमेटिक सेल कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, जिसके द्वारा क्लोन बनाए गए थे, आर्टिफिशियल क्लोन। ठीक है, नेचुरल क्लोन तो बनते ही हैं जैसे बनते हैं, आर्टिफिशियल क्लोन बनाए गए थे, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, फर्स्ट मैमिलियन क्लोन भी जिसको हम कहते हैं डॉली कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्लोन कौन था? फर्स्ट क्लोन का एग्जांपल बताइए कोई। फर्स्ट क्लोन कौन था? सबसे पहला क्लोन किसका बना था? एक फ्रॉग का बनाया गया था, फर्स्ट क्लोन फ्रॉग का था, और लेकिन वो क्लोन एडल्ट नहीं बन पाया, यानी कि वो उसका टेडपोल तक बना, टेडपोल की डेथ हो गई थी, तो सक्सेसफुल क्लोन नहीं, लेकिन पहला क्लोन बना था और टेडपोल तक वो डेवलप हुआ था। फर्स्ट क्लोन की जब भी बात आती है वो फ्रॉग का था, लेकिन फर्स्ट मैमिलियन क्लोन की जब बात करते हैं तो कौन है, वो डॉली है। और इसमें एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है, डॉली तो टेक्निक पे भी, डॉली की जो टेक्निक है किसी में भी, इंडियन क्लोन कौन कौन से थे आज तक, इंडिया ने कौन कौन से क्लोन बनाए? कोई बता सकता है? इंडिया ने क्लोन कौन कौन से बनाए आज तक? काजल अपना वीडियो ऑन रखो। इंडिया ने 2 क्लोन बनाए, एक तो बफेलो क्लोन था, हॉरिजॉन्टल, काजल हॉरिजॉन्टल रखी वीडियो, बफेलो था जिसका नाम था समरूपा, फर्स्ट इंडियन क्लोन था, समरूपा नाम था। और ये क्लोन जो आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहां पर है ये, IVRI। गीता आपका फेस नहीं दिख रहा है, थोड़ा इस ढंग से करो, आपका फेस दिखे, है ना, या तो इसको सेट करो, चेहरा दिखना चाहिए। IVRI कहां पर था? बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट है IVRI, करनाल, हिसार, हरियाणा में। तो पहला इंडियन क्लोन समरूपा जो एक बफेलो था, करनाल में बनाया गया, बट ये लंबे समय तक 5 दिन जिंदा रहा और 5 दिन बाद इसकी डेथ हो गई, ठीक है ना, और ड्यू टू क्लोन की वजह लंग इन्फेक्शन से डेथ हुई थी। दूसरा इंडियन क्लोन है, एक सीप थी, भेड़, पश्मीना। पश्मीना आप जानते हैं, एक प्रकार का क्लॉथ होता है जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत छोटा, पश्मीना सॉल बड़ा है, बहुत है। पश्मीना शीप थी, उस पश्मीना में उसका नाम था नूरी। तो इंडिया में 2 ही क्लोन बनाए गए अब तक, पहला बफेलो का समरूपा और दूसरा नूरी। बट जितने भी क्लोन बने हैं इनका पैटर्न या मेथोडोलॉजी वही है, स्कैंट, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है ना। और ये क्या कहती है कि एक साइड में सदैव आप क्या रहेगा, बॉडी सेल रहेगी, सोमेटिक सेल रहेगी, और सेकंड पार्ट पे सदैव क्या रहेगा, एक एग सेल रहेगी, और एग में से हम न्यूक्लियस निकालते हैं, ई न्यूक्लिएटेड एग बना लेते हैं। अब हम जो ट्रांसफर करते हैं उसमें एग सेल ही क्यों लेते हैं?
काजल, हम एक सेल ही क्यों लेते हैं, कोई और सेल क्यों नहीं लेते हैं? वैशाली, हम एक सेल क्यों लेते हैं? सर हम एक्सेल इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको मतलब ट्रांसमिशन के बाद उसको ग्रो भी तो क्या हुआ, आवाज बहुत धीमी आ रही है वैशाली? क्या ज्योति, क्या हो गया ज्योति? ज्योति एग्जिट कर गई क्या? यस सर। अब आगे बताओ। ज्योति आपका कैमरा बंद है, कैमरा ऑन रखो। क्या सिग्नल ज्यादा प्रॉब्लम है? देखिए एक्सेल इसलिए लेते हैं, आपको एक्सेल की प्रॉपर्टीज क्या है? एक्सेल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सेल फर्टिलाइज करती है और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन इम्प्लांट इनसाइड द यूटेरस एंड अंडरगो फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज डिवीजन। तो एग एक तो इम्प्लांट कर यूटेरस में लग सकती है, दूसरे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें क्लीवेज डिवीजन हो जाते हैं। आप जानते हैं नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म का तो सिर्फ एग आता है, लेकिन साइटोप्लाज्म किसका होता है सदैव? ओवा का। तो इसलिए हम एग सेलेक्ट करते हैं। एग सेल की दो प्रॉपर्टी होने के कारण, एक प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि ये इम्प्लांट कर सकती है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ये सेल डिवीजन यानी क्लीवेज डिवीजन कर सकती है, जिससे कंप्लीट एम्ब्रियो बनता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम कल वाले प्रोसीजर पे ही आ रहे हैं। दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम आपसे। ये हमारी टेक्निक थी, कल हमने यहाँ आपको छोड़ा था। इसको क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, यानी सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस को ट्रांसफर करते हैं हम। ठीक, इस केस में क्या होता है, एक तो बॉडी सेल होती है जो डोनर सेल भी कहते हैं, जिसका न्यूक्लियस लेते हैं हम, और दूसरी एग सेल होती है। एग सेल का न्यूक्लियस अलग कर देते हैं, इसको इन्यूक्लिएटेड बना देते हैं, विदाउट न्यूक्लियस हो जाती है, और इसका न्यूक्लियस ले लेते हैं जिसका हमें क्लोन बनाना है, और इस न्यूक्लियस और इस दोनों सेल को हम फर्टिलाइज जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद क्लोन तैयार होने, यानी कि इस जो ये वाली सेल है इसकी मल्टीपल कॉपी तैयार होने लगेगी। अब क्लोन का बार बार वर्ड तो बताना ही, मतलब क्लोन का मतलब जिसमें जीनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हो या जीनोटाइप सेम हो। अब ये क्लोन है, इसके दो पर्पज हो सकते हैं। जो क्लोन हमने तैयार किया है इसकी, या तो क्या हम इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस क्लोन का जो बनाई है हमने, यदि हम इससे कंप्लीट एम्ब्रियो बना रहे हैं, पूरा एक एडल्ट है, पूरा एक चाहे डॉली है चाहे ह्यूमन में एम्ब्रियो है या किसी में पूरा, अगर या किसी प्लांट में भी है, यदि हम पूरा का पूरा प्लांट या पूरा एनिमल बना रहे हैं तो उस क्लोनिंग को हम सदैव क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहते हैं। और जब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होगी तो इसमें जो फर्टिलाइज जो हमारा क्लोन हमने सेल को दोनों को फ्यूजन किया, इसको जो फ्यूज करके तैयार किया, इसको किसी के यूटेरस में इम्प्लांट करना होगा हमें, जिससे फिर इससे बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? सॉर्गेट मदर की। अगर हमने इस क्लोन को किसी सॉर्गेट मदर में ट्रांसप्लांट कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, तो इससे कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा, और इस ऐसी क्लोनिंग को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहते हैं। यानी हमारा मतलब क्या है? पूरा कंप्लीट एडल्ट बनाना। लेकिन यदि हम इसमें से पूरा कंप्लीट न बना के हम उसके कुछ हिस्से बनाना चाह रहे हैं, सपोज हम बोन मैरो, किडनी, लिवर, हार्ट, कोई भी चीज हम तैयार करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उससे बाहर कल्चर करेंगे, टिश्यू कल्चर, और उससे जो भी हमारा रिक्वायर्ड ऑर्गन है या टिश्यू है हम उसको तैयार कर लेंगे। किडनी तैयार कर सकते हैं, लिवर तैयार कर सकते हैं, बोन मैरो, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। और ये सारी चीज कब तैयार करते हैं? जब हमें किसी की जरूरत है, स्टेम सेल में जरूरत है। तो इसको हम क्या कहते हैं? थेरेपेटिक क्लोनिंग। मतलब ये क्लोनिंग का मोटिव क्या है? इलाज करना, किसी का ट्रीटमेंट करना। तो प्रोसेस वही है, मोटिव के आधार पर इन क्लोनिंग का नाम होता है, अलग हो जाता है। अगर पूरा एम्ब्रियो बनाना है देन उसे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहते हैं, और यदि हमें उसके पीसेस बनाने हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? थेरेपेटिक क्लोनिंग कहते हैं। या हमें ट्रीटमेंट करना है किसी का, उस पर्पज से कुछ हिस्से बनाने हैं टिश्यू के, तो हम क्या कहते हैं? थेरेपेटिक क्लोनिंग कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग थी। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कई बार प्लांट्स में भी होती है, आप देखिए, ठीक है ना। प्लांट्स में हम क्या करते हैं? रोज है, वेजिटेबल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं, रोज है, सुगर केन है, इसके पीसेस कट करते हैं और उनको लगा देते हैं, इसे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग भी कहते हैं।
क्या एक जैसे बनते हैं? लेकिन जो इंसानों में क्लोनिंग है, ठीक है, वो क्लोनिंग सदैव एक इथिकल डिबेट में फंसी रहती है कि क्लोनिंग इंसान क्लोनिंग का मतलब इंसान बनाया जाए, ये नहीं ह्यूमन बनाया जाए ना बनाया जाए। तो वो एक बहुत बड़ा डिबेट वाला क्वेश्चन है, इलीगल भी है आज के समय में कि हम इंसानों के क्लोन तैयार नहीं कर सकते। हाँ, उसके टिश्यू तैयार कर सकते हैं, यानी हमने किसी बच्चे की स्टेम सेल स्टोर की हुई है, फ्यूचर में जिसको बीमारी होती है कोई, तो हम उसका किडनी बना सकते हैं, हम उसका लिवर बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, मान ली उस बच्चे की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है सपोज, तो हम स्टेम सेल तो हमारे पास मौजूद है, हम उस स्टेम सेल से उस बच्चे को दोबारा नहीं बनाएंगे। बना सकते हैं, टेक्निकली बना सकते हैं, बट लीगली हम उसको नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है? स्टेम सेल से बाकी अगर ये आपको बफेलो, सीप, गोट ये बनाई हमने, बना सकते हैं। कारण क्या, उनका मोटिव हमारा अलग होता है। जैसे हमने बफेलो क्यों तैयार किए? अच्छा दूध देने के लिए, और दूध किसको चाहिए? इंसानों को चाहिए। हमने पिग के क्लोन तैयार किए, क्यों किए? क्यों उसका मीट या फ्लैश बहुत ज्यादा होता है, हमने फूड पर वैल्यू सॉल्व की। तो मोटिव अलग है, इंसानों को बढ़ाए, लेकिन इंसानों का खुद का पूरा एम्ब्रियो नहीं बना सकते। भले ही जिस बच्चे का, कई बार ऐसा हो सकता है भाई आजकल स्टेम सेल स्टोर, स्टेम सेल बैंक बहुत आ गई, इवन नोएडा में फोर्टिस में है, जहां आप बर्थ के तुरंत बाद अम्बिलिकल कॉर्ड की सेल्स को लिया जाता है, उनको उस बैंक में स्टोर कर दिया जाता है, और ज्यादा कॉस्टली है, 20,000 25,000 तो 15-15 साल के लगते हैं। इन फ्यूचर यदि उसको कोई ऐसा डिसऑर्डर, कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें उसको मान ली किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी चीज हो जाती है, तो हम उस स्टेम सेल्स उसकी उस टिश्यू को तैयार करके उसको दे सकते। लेकिन यदि उस बच्चे की किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो पेरेंट्स को ये नहीं अलाउ किया जाएगा कि आप उससे उस बच्चे को दोबारा जिंदा कर लीजिए। जिंदा का मतलब कि एक दोबारा वही सेम बेबी दोबारा, क्योंकि जीनोटाइप सेम है तो वही बनेगा, जन्म वही देगा दोबारा, वो नहीं कर सकते, वो इलीगल है। हॉर्टिकल्चर क्लोनिंग जो प्लांट्स में करते हैं, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, शुगर केन और आपका पोटैटो, या बहुत सी क्लोनिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रेप में, अंगूर में, हम उसके पीस को ग्राफ्ट करते हैं, लगाते हैं टुकड़ों को, उससे सेम प्लांट बनते चले जाते हैं। ठीक है। पार्थोजेनेसिस में भी हम क्या क्लोनिंग कब होती है, आप जानते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थोजेनेसिस? है क्या है पार्थोजेनेसिस? फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। वो तो ठीक है सर विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है, मतलब इसमें जो स्पर्म होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ग्रो कर लेता है। इसका एग्जांपल है लाइक हनी बी में होता है ये सर। हनी बी में जो वर्कर बीज होती हैं वो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आप लोग उधर रहिएगा, मैं भी कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है? कनेक्ट हो गया? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है ना। वो बीच में आस्था भी नहीं आई ना, आस्था को मैं भेजता हूँ, आस्था ने डिस्कनेक्ट करा दी ना कॉल। सर निकिता को भी भेज दीजिएगा, वो भी है अब शायद। निकिता का कौन सा रोल नंबर है मुझे ध्यान नहीं। निकिता असल में नाम लोग सेव नहीं किया ना आप लोगों ने, मुझे याद ही नहीं रहता। 8 सर 8 यस सर।
ये दोनों को क्या, ठीक है। चलिए, तो हम क्लोनिंग की बात कर रहे थे। तो क्लोनिंग में हमने, आप लोग कॉल की जगह मुझे उस पर मोबाइल पे कर दिया करो, है ना, डिस्कनेक्ट हो जाती है कॉल। तो हमने क्लोनिंग की बात करी। तो क्लोनिंग में क्या है, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक होती है और जिसके द्वारा हम डिफरेंट क्लोन तैयार करते हैं। हमने पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे थे। पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ without विदाउट fertilization ठीक है ना। egg develop होता है। Yes. जैसे मान लीजिए ये आपको हनी बी का याद होगा, उसमें क्या होता है, फीमेल डिप्लॉयड होती है और मेल हैप्लॉयड होते हैं। तो इससे जो एग बनते हैं हैप्लॉयड हैं सारे के सारे। तो जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फीमेल में। लेकिन जो अनफर्टिलाइज रहते हैं वो किस में बन जाते हैं, ड्रोन या मेल बन जाते हैं। तो जो जितने भी ड्रोन होते हैं चूहे सारे के सारे हैप्लॉयड हैं। हैप्लॉयड तो सारे क्या है, उनका जीनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। और सेम जीनोटाइप को हम क्या कहते हैं, टेक्निकली हम उसे क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं हम सेम जीनोटाइप वालों को क्लोन कहते हैं। तो ऐसे तमाम फिशेस के, नेमेटोड्स के। हाँ बोलो। ठीक, चलिए अब आते हैं हम इस पे, डॉली का जो क्लोन था, ठीक है ना। सबसे वाली ये बात है, जो क्लोनिंग की जो टेक्निक थी, ठीक है, ये आई कहां से? जो एग था, एग में हमने न्यूक्लियर ट्रांसफर किया, लेकिन ये इंडक्शन या स्टिमुलेशन कैसे हुआ कि एग एग में क्लीवेज स्टार्ट हो गई, क्योंकि क्लीवेज तो स्पर्म से स्टार्ट होती थी। और एक और चीज जो एग इसमें इस्तेमाल होता है स्कैंट में, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर, ये मेटाफेज सेकंड में होना चाहिए, ओवा। लेकिन एक्चुअली ओवा जो मैमिल ओवा होता है, जब वो ओवरी से बाहर आ रहा होता है तो किस फेज में होता है वो, किस फेज, आज तक किस फेज में होता है ओवा? सर क्या मोरलेस स्टेज में सर? ओवा की बात कर रहा हूँ, फर्टिलाइज एग नहीं। ओवम जब ओवरी से बॉडी से पास होता है तो उस वक्त कौन सी स्टेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट, डिप्लोटीन स्टेज, मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन, जिसमें उसको डायापोज बोलते हैं, डायापोज बोलते हैं जिसको। उसके बाद उसकी जो मियोसिस सेकंड या फर्दर डिवीजन को स्टिमुलेट कौन करता है, स्पर्म। जब स्पर्म टच करता है ओवा को तो उसके फर्दर डिवीजन स्टार्ट होते हैं। और इस केस में आपने क्या देखा, इस केस में मेन इश्यू क्या है कि ओवा होना चाहिए मेटाफेज में। तो डिप्लोटीन से मेटाफेज में काफी अंतर है, क्योंकि डिप्लोटीन फिर होगी, फिर मेटाफेज फर्स्ट आएगी, फिर एनाफेज फर्स्ट आएगी, टीलोफेज फर्स्ट आएगी, देन प्रोफेज सेकंड आएगी, देन मेटाफेज सेकंड आएगी। तो इसको क्या है, इसको इंडक्शन चाहिए होता है, ये फिर ओवर क्रॉस करते हैं वो एग वो काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। यानी जो हमारा एग है उसमें जो नेचुरल प्रोसेस है उससे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता था, लेकिन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने के उसे इंड्यूस करना पड़ता है। उसके लिए ये सबसे पहले जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट से हंस स्पासमान, इन्होंने ये दिया और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। इसकी थ्योरी थी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, और यही थ्योरी होती है हमारी स्कैंट में इस्तेमाल, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में। इसी थ्योरी के बेस पे फर्दर डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर एक और हम करते हैं, कौन सी, एक थ्योरी और आती है जिसमें हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो स्प्लिटिंग कह देते हैं। एम्ब्रियो स्प्लिटिंग क्या है, जैसे हमने सब बॉडी सेल ली, एग सेल लिया, फर्टिलाइज किया, एम्ब्रियो इंडक्शन किया, कुछ नहीं करते हम इसमें। आप जानते हैं जो फर्टिलाइज नेचुरल प्रोसेस में फर्टिलाइज 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 मॉर्यूला तक चलता है। हम क्या करते हैं, इसी जगह क्या करें हम, जैसे ही उसको सेल को अलग अलग कर दें। आप जानते हैं हर सेल की कैपेबिलिटी क्या है, हर सेल से कंप्लीट एम्ब्रियो बन सकता है। इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो स्प्लिटिंग या एम्ब्रियो ट्विनिंग। मतलब एम्ब्रियो के टुकड़े कर दिए और हर एम्ब्रियो को अलग अलग उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे तो उससे एक नया पूरा एडल्ट बन जाएगा। और ये स्पेशली टेक्निक इस्तेमाल होती है जो हमारे एनिमल्स हैं, फार्म एनिमल्स, उनमें आजकल क्लोनिंग जब हम करते हैं तो इसको एम्ब्रियो स्प्लिटिंग या एम्ब्रियो ट्विनिंग कह देते हैं।
क्या उससे तमाम एम्ब्रियो हमारे तैयार हो जाएंगे। और एक और टेक्निक होती है कि हम ह्यूमन में, मैं बार बार कहता हूं कि ह्यूमन में हम इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस बन रहे हैं वो सारे किसी से एम्ब्रियो स्प्लिटिंग से ही बनते हैं या एम्ब्रियो टिगिंग से ही बनते हैं आपके। ठीक है, हमारी जो टेक्निक थी एम्ब्रियो स्प्लिटिंग या एम्ब्रियो टिगिंग, हम जो आज के समय में, अगर आपको ध्यान हो इसका बेनिफिट एक और क्या है, एक समय ये था जो फार्म एनिमल्स थे जो इनको हम पालते हैं एग्रीकल्चर पर्पज से, सपोज काओ, विदेशी फॉरेन नस्ल होती है, विदेशी नस्ल होती हैं जो खासतौर पर डेनमार्क, नीदरलैंड, डेनमार्क से बहुत अच्छी गाय आती है जिनकी मिल्क देने की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी ऑफ मिल्क अच्छा होता है उनका, तो हम उनको इंडिया में लाते थे। आज से 50 साल पहले चले जाइए, जब ये टेक्निक नहीं थी स्कैन, हम पूरे, मान ली सपोज हमें इंडिया में गाय लानी है तो हमने वहां से 100 गाय परचेज की। अब नेचुरली कितना दूर है यहाँ से, या तो हम हवाई जहाज से लाएंगे या हम शिप से लाएंगे, तो बहुत सी गायों की डेथ रास्ते में हो जाती थी एग्जशन की वजह से। मान ली 50 में 10 की डेथ हो गई, 20 की डेथ हो गई, फिर 30 गाय आ गई, अब इंडिया में आ गई। अब सबसे बड़ा इश्यू क्या बनता था कि इंडिया का एनवायरमेंट हॉट एनवायरमेंट है, गर्म है, ह्यूमिड है, और डेनमार्क का एनवायरमेंट बहुत माइनस में टेम्परेचर रहता है, बहुत ठंडा, बहुत माइनस में रहता है। तो जो काव आती थी यहाँ ट्रांसफर होके, उनको एक नया एनवायरमेंट मिलता था, और जब नया एनवायरमेंट, नया वातावरण मिलता था तो उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाती थी आसानी से, तो उसकी वजह से बहुत डेथ होती थी। तो अल्टीमेटली हमने 50 खरीदी, 5 या 7 इंडिया में जिंदा रह पाती थी, बाकी की लॉस होता था बहुत ज्यादा। अब जब से टेक्निक आई है स्कैन, हम दूसरे में चले गए। हमने क्या किया, जैसे ही वहां कोई विदेशी गाय है, उसमें फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ, हमने वो मॉर्गुलाइज स्टेज तक गई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 तक, हमने उस सेल को उसी जगह एम्ब्रियो स्प्लिटिंग कर दी, यानी हर सेल को अलग अलग कर दिया, और उस एम्ब्रियो को हमने टेस्ट ट्यूब में फ्रीज करके, अब जो गाय 50 आती थी वो 10-15 एम्ब्रियो छोटे से बॉक्स में आ गए, उस बॉक्स को इंडिया ट्रांसप्लांट कर दिया, तो रास्ते की जो मॉर्टेलिटी है उसके चांसेस खत्म हो गए। और अब हमने उनको, इंडिया की जो काव है जो ब्रीड से मिलती जुलती है, उनके यूटेरस में उन सारे एम्ब्रियो को अलग अलग ट्रांसप्लांट कर दिया। माना इसमें 2-4 एम्ब्रियो की डेथ भी हो गई, लेकिन फिर भी काफी ट्रांसप्लांट हो गए। अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अब उसको जो भी गेस्टेशन पीरियड है वो इंडियन एनवायरमेंट में चलेगा, जब उनका जन्म होगा तो उनको एनवायरमेंट कौन सा मिलेगा, इंडियन एनवायरमेंट मिलेगा। तो जो एनवायरमेंट की वजह से डेथ होती थी वो डेथ नहीं होगी, क्योंकि डेवलप तो यहाँ के एनवायरमेंट में हुए, जन्म से पहले उनका जितना भी समय है वो इंडिया के एनवायरमेंट को अडेप्ट हुआ, और जब जन्म लेंगे तुरंत तब भी इंडिया के वातावरण में ही लेंगे, वहां जन्म लेके तुरंत इंडिया ट्रांसफर नहीं कर सकते, वैसे ही डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जब से स्कैन टेक्निक आई तो हम तमाम फार्म एनिमल्स को पूरा परचेज करने की जगह हम उनके एम्ब्रियो लेने लगे। और कौन सी टेक्निक है, एम्ब्रियो स्प्लिटिंग या एम्ब्रियो टिगिंग। टिगिंग का मतलब होता है डाली, जैसे आई थी ना कि पहले डाली तो तोड़ के अलग कर दी, जब हम कल क्लोनिंग बताए तब समझा था, क्लोन बर्ड जिसने दिया था वो क्या करता था, जिनमें वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो सकता था उसने उसके तोड़े और जगह जगह डालियां लगा दी। ग्रेप्स में हम करते हैं, अंगूरों में ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, है ना। ग्राफ्टिंग एक्चुअली उनके टिश्यू पीसेस को कह देते हैं। उन्होंने जब सबसे पहले ये टर्म लिया था उन्होंने उसको ट्रिम कहा था, ट्रिक मतलब डालियां पीसेस करके लगा दिए, है ना। ग्रेप्स में ग्राफ्टिंग करते हैं, शुगर केन में ग्राफ्टिंग करते हैं, हम बहुत चीजों में ग्राफ्टिंग करते हैं, है ना, वो प्लांट्स के लिए। तो सबसे बड़ा स्कैन का हमें बेनिफिट क्या हुआ कि ऐसे एनिमल्स में स्कैन टेक्निक से हम उन एनिमल्स को हम तैयार करने लगे जिनके लिए हमें इतना बड़ा दिक्कत होती थी। और ये इंसानों के लिए तैयार किया सकते हैं, लेकिन इंसानों में बैन होता है, ठीक है। तो हमारे एम्ब्रियो टिगिंग हो गया। अब जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम क्या नाम देते हैं, डॉली। ये इस क्लोनिंग में फुल लेंथ क्वेश्चन के अलावा डॉली अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन है। डॉली पे अधिकांश सवाल बनता भी है बिकॉज इट इज द फर्स्ट मैमेल क्लोन। अभी मैंने फर्स्ट मैमेलियन था, ये फर्स्ट क्लोन कौन था, फ्रॉग था, लेकिन ये कंप्लीट 6 साल तक जिंदा रही थी। लेकिन जो फ्रॉग था वो पूरा फ्रॉग नहीं बन पाया था, वो टैडपोल तक बना था, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लोन थी इंडिया की। और एक और चीज इसके संख्या थी, इसके जितने भी क्वेश्चन है अपने आप, सबसे बड़ी बात क्या है, कहां बनाई गई थी, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड बनाई तैयार की गई थी, और सर इयान बिलमुट और केथ कैंपबेल ने तैयार की थी।
इसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को, बट दुनिया को इसको बताया गया था 22 फरवरी 1997 में, जब देखा ये सर्वाइव कर रही है, क्योंकि उससे पहले लोग काम करते थे, डेथ हो जाती थी। और इसमें भी जो प्रोसेस लगा था वो काफी टाइम लगा था इसमें, है ना, इसको तैयार करने में। और ऐसा नहीं है कि जो हमने टेक्निक देखी थी अभी कि एक बार हमने फर्टिलाइज किया और तुरंत ट्रांसप्लांट हो गया, इसमें नहीं था, या किसी में भी। इसके हमने फर्टिलाइज करके 277 एग तैयार किए थे इस टेक्निक से, उसमें से 29 एम्ब्रियो सर्वाइव कर पाए सिर्फ। और 29 एम्ब्रियो जब हमने ट्रांसप्लांट किए दूसरे सीक में से, उनमें से 3 ऐसे थे जो जन्म ले पाए, और 3 जन्म लेने के बाद 2 की डेथ हो गई तुरंत। सिर्फ एक जो सर्वाइव किया, जिसको नाम आप क्या जानते हैं, डॉली नाम से जानते हैं, केवल एक जिंदा रहा था। तो यानी आप ये कह सकते हैं 277 अटेम्प्ट में से सिर्फ एक जिंदा था। एक घोड़े के भी क्लोन बनाया गया था, प्रोमेटा नाम है जिसका, इसमें 814 अटेम्प्ट में बनाया गया था, लेकिन ये भी इसकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, ज्यादा सर्वाइव नहीं किया था। तो डिफरेंट अटेम्प्ट किए गए, तो ऐसा नहीं है क्लोन बनाना बड़ा आसान है कि हमने लिया दोनों को फ्यूज किया आसानी से बन गया, तो क्लोन बनाना आसान नहीं है। अब एक और क्वेश्चन कई बार आता है कि डॉली का नाम किसके बेस पे दिया गया था। डॉली एक पैटर्न थी वहां पर, उसके नाम पे परफॉर्म पैटर्न थी, उसके नाम पे दिया गया था। क्योंकि हमने इसमें अडल्ट सेल्स लिए हैं, तो जो पैटर्न थी डॉली उस इंस्टीट्यूट में, तो उस इसकी अडल्ट सेल्स आप जानते हैं, जो हमारी सी पे डॉली उसके अडल्ट सेल या मेमोरी ग्लैंड से हमने वो क्लोन बनाया था। तो उसके आधार पे, उस पैटर्न के देखते हुए, उसके आधार पे इसको डॉली नाम दिया गया था। अब ये डायग्राम से वही स्कैन टेक्निक है। इसमें ये स्कॉटिश 2 शीप थी, एक स्कॉटिश ब्लैक फेस थी, एक फिन डॉर्सेट थी। ये एग डोनर थी और ये न्यूक्लियस डोनर थी, यानी बेसिकली इसका क्लोन बनेगा फिन डॉर्सेट का। हमने इसका एग सेल लिया और एग सेल में से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, ये इनविटेड हमारा एग हो गया। इधर हमने क्या किया, मेमोरी ग्लैंड ली, मेमोरी ग्लैंड में आपके इसमें सर स्क्रीन न्यूक्लियस शो होता है। नहीं हो रही। वो नहीं हो रही स्क्रीन, दोबारा नहीं करता सर। हूँ, दोबारा करता हूँ। अब होने लगी, अब हो रही है। अब आ रही स्क्रीन, स्क्रीन आ रही नहीं आ रही? सर हमें तो आ रही है। नेट की प्रॉब्लम होती है, कई बार स्क्रीन नहीं आती। आस्था नहीं है क्या? सर है। आस्था है भी नहीं है? ठीक है, तो इसमें 2 जो वो ली गई हैं आपकी सीट, एक तो उसमें से एग डोनर है, यानी जिसका एग लिया गया था, और दूसरी उसमें से क्या है, आपके न्यूक्लियस डोनर है। तो ये फिन डॉर्सेट है, इस फिन डॉर्स का न्यूक्लियस यानी क्लोन इसका तैयार होगा, और ये सिर्फ सॉर्गेट मदर की तरह बिहेव करेगी। सॉर्गेट मदर क्यों कहते हैं? हमने सॉर्गेट का मतलब है, जैसे आपने देवकी कृष्ण जी में देखा है कि देवकी जी थी और आपकी यशोदा माँ थी, है ना। तो एक ने जन्म दिया था और एक ने पाला था, यहां भी कंडीशन कह सकते हैं। एक्चुअली ये क्लोन तो इसका है फिन डॉर्सेट का, क्योंकि न्यूक्लियस इसका जीनोटाइप, लेकिन एग इसका है स्कॉटिश का। जिसका एग होगा उसके यूट्रस में इसको ट्रांसफर करना आसान है, तो इसलिए इसको हमने सॉर्गेट मदर के रूप में इस्तेमाल किया। यानी अब ये इन्यूक्लिएटेड एग और ये इसकी अडल्ट सेल थनकोशिका, दोनों को हमने फ्यूज किया एक माइल्ड करंट देके, और ये फाइनली जायगोट की तरह बिहेव करने लगी। और इस ब्लास्ट जैसे इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुए, वैसे ही हमने जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनी, हमने इस जो आपके इस मदर के अंदर इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो जन्म हुआ, ये जन्म लेके जो हुआ वो क्या था, एक्चुअली डॉली थी। वो किसकी है? फिन डॉर्सेट की। और ये क्या है? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, वो स्कैंट है। ये सोमेटिक सेल है और किसको ट्रांसफर किया गया? इसको एग में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो ये इसी टेक्निक से
ट्रांसफर इनको करके इसको डॉली को तैयार किया गया था। अब इसके अलावा मैंने कल कहा था आपसे कुछ आपको ध्यान रखना है, ये तमाम मैंने एग्जाम पे लिख दिए हैं। इसमें फर्स्ट क्लोन आपको पता है टैडपोल था, फ्रॉग का था जो टैडपोल नहीं बन पाया। इंडिया का जो था वो संपूर्णा थी, समरूपा सॉरी, जो एनडीआरआई करनाल ने बनाई थी, या आईवीआरआई एनडीआरआई सॉरी नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल ने। और पश्मीना गोट नूरी थी, जो दोनों इंडियन क्लोन्स हैं। बाकी और भी क्लोन्स हैं जो बनाए गए है ना। और एक और है जो सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफाइड चाइना ने आपको पता है लास्ट ईयर बनाया था, जिसका नाम क्या है, लुलू अनाना। ये फर्स्ट ह्यूमन क्लोन की क्लेम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन क्लोनिंग इलीगल है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन क्लोनिंग की समस्या क्या है? क्लोन का डेफिनेशन तो वही है कि जेनेटिक आइडेंटिफाई होना चाहिए, लेकिन इथिकल इशू है कि जो बच्चा जन्म लेगा उसका भविष्य क्या होगा, वो सोसाइटी से कैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना। इस चीज के लिए ह्यूमन क्लोनिंग को बैन करने के लिए तमाम कानून बनाए गए। उस कानून के कारण ह्यूमन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग बैन है, यानी कंप्लीट बेबी नहीं बना सकते हैं, लेकिन थेरापेटिक क्लोनिंग यानी कि बीमारी के इलाज के लिए क्लोन करना अलाउड है, जिसमें आप क्या करते हैं, पीस को उसके जैसे मान ली स्टेम सेल किसी ने स्टोर कर ली, मैंने अभी बताया था, तो उसमें क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है कि हम जब कभी वो बच्चा बड़ा हो तो उसको कभी कोई बीमारी होती है, मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट होनी है सपोज उसकी, तो उसी स्टेम सेल से उसकी किडनी बना लें, तो ये तो अलाउड है गवर्नमेंट के हिसाब से, स्टेम सेल से बना लें उसको किडनी। लेकिन यदि किसी कारण से बच्चे की डेथ हो जाए तो उसकी सेल्स अवेलेबल है, उससे उस बच्चे को दोबारा बनाना अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। यानी ह्यूमन के केस में रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग इलीगल है, बट थेरापेटिक क्लोनिंग इलीगल नहीं है। और थेरापेटिक क्लोन में क्या है, पार्ट ऑफ द बॉडी बनाया जाता है, एक टिश्यू बनाया जाता है, कभी भी कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बनाया जाता, ठीक है भाई। इथिकल इश्यू तमाम है भाई, इसके समर्थक भी हैं, इसके विरोधी भी हैं भाई। जो सपोर्टर है वो क्या कहते हैं इसको, वो कहते हैं एक तो क्लोनिंग इसलिए चलनी चाहिए क्योंकि इसके हमें फ्यूचर में क्या है कि सोशल सामाजिक इश्यूज होंगे, कि भाई मान ली किसी बेबी की डेथ हो गई सपोज, और डेथ हो गई तो उसको क्या है, जैसे क्या होता है ना गाय बछड़े में इश्यूज आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सब मेंटल सपोर्ट मिल सकता है। गाय भैंस में भी हम क्या करते थे, ऑक्सीटोसिन किसी दूसरे का बछड़ा ला दिया तो इसमें बेबी का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है ना। अपोनेंट कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम ईश्वर का स्थान लेने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम उसको बना रहे हैं। दूसरे जो सेम बनेगा, अगर मान लीजिए आज किसी का क्लोन बनाया गया, सपोज मेरा ही क्लोन आज तैयार किया जाए, तो जो मेरी सेल्स होंगी वो कितना, मेरी जो एज है उतना जी चुकी भाई, 46 ईयर ओल्ड हो गई अगर वो स्टेम सेल बैंक में भी है तो, लेकिन एक एजिंग प्रोसेस से वो गुजर चुकी है, एक उम्र तो उनकी चली जा चुकी है। तो जो जन्म लेगा आज की कंडीशन में वो मेरे जैसा होगा, लेकिन आज की कंडीशन में जो जन्म लेगा तो उसमें एजिंग इश्यूज क्या आएंगे, उसकी सेल्स के, इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो बहुत से इश्यूज हैं जिसकी वजह से ह्यूमन क्लोनिंग को सदैव इलीगल कहा जाता है कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर वही, हाँ थेरेपेटिक क्लोनिंग करनी चाहिए जिससे हम इंसानों में होने वाली बीमारियों को हम बचा सकें, उनका हम इलाज कर सकें, ठीक है। तमाम क्लोन बनाए गए। आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी थी, लोग इसलिए भी कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज के हमने क्लोन बनाए, तमाम एग्जांपल हैं, सारे एग्जांपल इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन इसमें भी इश्यूज है, जैसे आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी, कितने लोगों ने देखी है जुरासिक पार्क? जुरासिक पार्क कितने लोगों ने देखी है? ऑलमोस्ट सबने देखी होगी, सब नहीं देखी होगी, कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी है जुरासिक पार्क? नहीं देखी? वैशाली, संजना, इसको तो आजकल छुट्टी भी चल रही है, नेट पे जाके सर्च करो, बहुत पॉपुलर मूवी है। ये आपको ये दिखाती है कि अगर हम एंडेंजर्ड स्पीशीज का, देखिए स्पीशीज को खत्म होने के दो कारण हैं। ये एंडेंजर्ड का मतलब जो विलुप्त हो गई है या एक्सटिंक्ट हो गई है उनकी, ये एंडेंजर्ड विलुप्त के कारण हैं। एक तो ह्यूमन मैन मेड रीजंस है कि इंसानों ने उनको मारा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, जिसकी वजह से वो स्पीशीज खत्म हो रही है। दूसरा एक नेचुरल प्रोसेस है कि एक स्पीशीज आज है तो उस स्पीशीज को खत्म होना, नई स्पीशीज को आना होगा। तो डायनासोर हमारे एक्सटिंक्ट स्पीशीज है जिनके खत्म होने में ह्यूमन फैक्टर नहीं है, इंसानों का रोल नहीं है।
वो खत्म हो गए। लेकिन उस अगर मूवी में, इसलिए अगर आप देखी होगी आपने, तो उस मूवी में सबसे बड़ा इशू क्या है कि यदि हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज का क्लोन बनाते हैं तो समाज को या दुनिया को कितना नुकसान कर सकते हैं, वो उस मूवी ने दिखाने की कोशिश की है। कि आज के समय में डायनासोर बना लीजिए आप, बहुत अच्छी बात है, जेड के साथ तैयार भी कर लेंगे, तैयार भी हो जाएगा, बन भी जाएगा। लेकिन जब वो जन्म लेके बाहर होके बड़े होंगे तो वो दुनिया, उस समय की दुनिया के हिसाब से आज में वो उस जुरासिक मूवी में समझाया गया है। तो एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्लोन नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी लोगों ने किए हैं।